नमस्ते। गुड आफ्टरनून। डेली डेली क्लास का टाइम क्यों चेंज होता है? अरे भाई, जो पिछले टीचर थे उनका क्लास ही लेट तक चलता रह गया, तो इस वजह से चेंज करना पड़ गया। कभी कभी हो जाता है। ऑप्शनल का क्लास जो बचा हुआ है वो जीएस वाले क्लास ख़त्म होने के बाद होगा। जीएस में क्लास मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन और चलेगा, उसके बाद ही हो पाएगा। चलिए, मतलब बात यह है कि क्लास का टाइम 10 मिनट बढ़ाना पड़ा था, क्योंकि जो पिछले टीचर थे उनका क्लास चल रहा था, उनका क्लास थोड़ा लेट तक चल गया, तो इस वजह से 10 मिनट क्लास बढ़ाना पड़ा। इस बात को लेकर इतना नाराज़ मत हो जाइए, मैं तो खैर आ गया था टाइम पर। चलिए, आप लोगों को ले चलता हूँ कल के क्लास को, जहाँ तक छोड़ा था उसके आगे। हम लोगों ने 1909 का अधिनियम का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। 1909 का अधिनियम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और तब हम लोग चलते हैं उसके आगे के पार्ट की ओर। तो पोस्ट 1909 में हमें क्या पढ़ना है? तो सबसे पहला पॉइंट हमें देखना होगा वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। यानी कि हमें 1909 ईस्वी के बाद का जो पीरियड है उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। 2 विश्व युद्ध हुए हैं। एक है 1914 से 1918 के बीच का, दूसरा है 1939 से 45 के बीच का। तो ये पहले विश्व युद्ध की बात है। इस विश्व युद्ध के दौर में यह प्रश्न उठता है कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसने क्या सक्रियता दिखाया, उस दौरान भारतीय राष्ट्रवादियों ने क्या क्या कार्यक्रम चलाया। तो हम देख रहे हैं कि इसके दौरान राष्ट्रवादी सक्रियता के तहत जो महत्वपूर्ण बातें हुई हैं उनमें से हम 2 श्रेणियां बांटेंगे। इसकी 2 श्रेणियां हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की क्या गतिविधि चली प्रथम विश्व युद्ध को लेकर, इसको लेकर मैंने कहा कि इसकी 2 श्रेणियां हैं। तो उन 2 श्रेणियों में एक श्रेणी है क्रांतिकारियों की, और एक श्रेणी है क्रमिक रूप से आंदोलन चलाने वालों की। आंदोलन चलाने वालों की। क्रांतिकारी और क्रमिक रूप से आंदोलन चलाने वाले लोग। क्रांतिकारियों ने क्या सक्रियता दिखाया है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ये मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। सिर्फ और सिर्फ याद दिलाने के लिए बता देता हूं कि क्रांतिकारियों ने यह डिसाइड किया था कि प्रथम विश्व युद्ध अंग्रेजों के लिए एक संकट है, और उनका संकट हमारे लिए एक मौका है। उनका संकट हमारे लिए एक मौका है, अवसर है। तो हम इस अवसर का इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, तो अंग्रेजों की सत्ता पलटकर भारत को आज़ाद करेंगे।
भारत को आज़ाद कराने की दिशा में क्रांतिकारियों ने जो महत्वपूर्ण प्रयत्न किया है उनमें दो धाराएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। एक मैंने बताया था कि गदर पार्टी वालों ने कैसे देश को आज़ाद कराने का कार्यक्रम चलाया था और किस तरीके से उनकी योजनाएं लीक हो गई और लीक हो जाने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई और वो अपनी योजना को अंजाम नहीं दे पाए। फिर मैंने कहा था एक दूसरी धारा थी जिसको नेतृत्व दे रहे थे राजा महेंद्र प्रताप और महेंद्र प्रताप के मंत्री थे बरकतुल्लाह और वो जिमरमान योजना के तहत जर्मनी की सहायता से भारत को आज़ाद करने की बात कर रहे थे। उनमें से किन्हीं की भी योजना कामयाब नहीं हुई, लेकिन इस दौर में हम एक बात देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार के गर्दन के ऊपर क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की तलवारें हमेशा लटकी रहती थी। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि दूसरी धारा आती है। दूसरी धारा है क्रमिकतावादियों की। तो क्रमिकतावादियों की धारा क्या कर रही थी उस समय, ये देखते हैं। तो क्रमिकतावादी धारा में से सबसे पहला पॉइंट है कि कांग्रेस आंदोलन से दूर रही। कांग्रेस आंदोलन से दूर रही। गांधी ब्रिटिश सरकार का सहयोग कर रहे थे। गांधी ब्रिटिश सरकार का सहयोग कर रहे थे। तिलक जी भी आरंभ में तिलक जी भी आरंभ में ब्रिटिश सरकार के सहयोग के पक्ष में थे। ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में थे। गांधी एंड तिलक के सहयोगात्मक गांधी और तिलक के सहयोगात्मक व्यवहार के पीछे ब्रिटिश सरकार का यह वादा था। ब्रिटिश सरकार के पीछे यह वादा था ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोगात्मक व्यवहार के पीछे सरकार का यह वादा था कि युद्ध में जीत के बाद भारतीयों को स्वराज की प्राप्ति होगी। भारतीयों को स्वराज की प्राप्ति होगी। भारतीयों को स्वराज की प्राप्ति होगी।
इसके बाद लिखिए कि किंतु किंतु तिलक जी और एनी बेसेंट तिलक जी और एनी बेसेंट ने इसी दौरान होम रूल लीग के माध्यम से होम रूल मूवमेंट शुरू कर दिए। होम रूल मूवमेंट शुरू कर दिए। होम रूल मूवमेंट शुरू कर दिए। होम रूल मूवमेंट का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति करना था। होम रूल मूवमेंट का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति करना था। होम रूल मूवमेंट का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति करना था। स्वराज का मतलब डोमिनियन स्टेटस था। स्वराज का मतलब डोमिनियन स्टेटस था। कांग्रेस चूंकि इस आंदोलन के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए कांग्रेस चूंकि इस आंदोलन के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए कांग्रेस चूंकि इस आंदोलन के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस चूंकि इस आंदोलन के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने तिलक जी और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया। होम रूल लीग नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया। महाराष्ट्र और मध्य भारत के अधिकांश क्षेत्रों में इसका नेतृत्व तिलक जी कर रहे थे। महाराष्ट्र और मध्य भारत के अधिकांश क्षेत्रों में इसका नेतृत्व तिलक जी कर रहे थे। जबकि शेष भारत में एनी बेसेंट जबकि शेष भारत में एनी बेसेंट शेष भारत में एनी बेसेंट
यह आंदोलन महाराष्ट्र में ज़्यादा कामयाब रहा। यह आंदोलन महाराष्ट्र में ज़्यादा कामयाब रहा और फिर मद्रास के अडियार क्षेत्र में, मद्रास के अडियार क्षेत्र में, जहां एनी बेसेंट के थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर था। आंदोलन में ज़्यादा ऊर्जा तब आ गई जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया। यह आंदोलन अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कामयाब तो नहीं हुआ। अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कामयाब तो नहीं हुआ। अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्रवाद के स्वर को सशक्त करने में योगदान किया। राष्ट्रवाद के स्वर को सशक्त करने में योगदान किया। आगे चलकर गांधी ने जब आंदोलन शुरू किया, लिख लीजिए, आगे चलकर जब गांधी ने आंदोलन शुरू किया तो तिलक जी के द्वारा किया गया प्रयास उनकी पृष्ठभूमि बन गया। आगे चलकर गांधी ने जब आंदोलन शुरू किया तो तिलक जी के द्वारा किया गया प्रयास उनकी पृष्ठभूमि बन गया। यहां पर रोक दीजिए। अब आपको ये समझना है कि भारत के राष्ट्रवादियों के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई है राष्ट्रीय आंदोलन को और ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट जो भी प्रयास किया गया है वो कुल मिला के इतनी ही बातें हैं। इसके अलावे यदि कोई तीसरी धारा खोजेंगे तो तीसरी धारा की चर्चा हम लोग कुछ देर के बाद करेंगे। पहले इसे समझ लेते हैं। क्रांतिकारियों को समझने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं पीछे भी समझा चुका हूं और उनको समझना थोड़ा आसान भी रहता है कि उनका तो सीधा सीधी कहना है भैया आपदा में अवसर। राष्ट्रवादियों की जो दूसरी धारा थी जो सुधार के रास्ते आगे बढ़ने में यकीन करती थी और दबाव डाल के सुधार के लिए सरकार को बाध्य करना चाहती थी,
उसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी और कांग्रेस ने इस दौरान अपने को आंदोलन से दूर रखा। गांधी और तिलक भी शुरुआती दौर में सरकार के सहयोग में थे। गांधी अंत तक सहयोग में रहे, तिलक जी ने बीच में ही सहयोग का रास्ता छोड़ के विरोध का रास्ता पकड़ लिया। कांग्रेस क्यों अलग रहती है आंदोलन से, गांधी क्यों सहयोग करते हैं सरकार का, तिलक जी क्यों शुरुआती दौर में सहयोग करने का प्रयास किए? तो इसलिए क्योंकि सरकार ने कहा था भारतीय राष्ट्रवादियों को कि इस दौरान आप आंदोलन मत करो, हमारा सहयोग करो। हम आपको यह वादा देते हैं कि यदि हम इस युद्ध में जीत जाएंगे तो जीतने के बाद हम भारत को लेकर एक बड़ा सुधार करेंगे और भारतीय लोगों को हम आत्मनिर्णय का अधिकार देंगे। आत्मनिर्णय माने अपना भाग्य खुद बनाने का निर्णय लेने का अधिकार देंगे। आत्मनिर्णय शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था, अंग्रेजी में सेल्फ डिटर्मिनेशन का शब्द उपयोग में लाया गया था, हिंदी में उसका होता है मतलब आत्मनिर्णय। लेकिन भारतीय लोगों ने जिस रूप में इसे समझा था वो ये है कि आत्मनिर्णय का मतलब है अपना राज, यानी कि स्वराज। और स्वराज का जो अर्थ लगाया था भारतीयों ने वो पूर्ण स्वराज का नहीं था, डोमिनियन स्टेटस का था। तो कांग्रेस को, गांधी को, तिलक को, इन सब को ऐसा लग रहा था कि सरकार ने ये कहा है कि युद्ध में हम जीत जाएंगे तो हम आपको स्वराज दे देंगे। अब इस स्वराज दे देंगे की बात को लेकर यदि हम बात आगे बढ़ाएं तो इसका मतलब ये निकल कर आया कि भारत को पहली दफा ये उम्मीद लगी थी कि हमें स्वराज मिलने वाला है। सरकार का ये वादा कई सारे लोगों के मन में उत्साह जमा दिया, लोगों को और अधिक ऊर्जावान कर दिया कि हाँ, सरकार का सहयोग करो। गांधी ने भी कहा कि हाँ सहयोग करो, तिलक जी ने भी शुरू में कहा था हाँ सहयोग करो। तो भारतीय लोगों ने जम के सहयोग किया। बड़े पैमाने पर भारतीय फौजी युद्ध में मरे हैं। युद्ध के दौरान स्वाभाविक रूप से महंगाई बढ़ जाती है, कर में वृद्धि हो जाती है, तब भी भारतीय लोगों ने सरकार के विरोध में कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाया, क्योंकि लोगों को यह उम्मीद थी कि स्वराज मिलने वाला है। लेकिन अब यहीं पर देखोगे कि तिलक जी और एनी बेसेंट ने बीच में ही अपना रास्ता बदल लिया, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि सरकार के वादे पर यकीन करना ठीक नहीं होगा। और उन्होंने कांग्रेस को मनाने का प्रयास किया कि सरकार अभी संकट में है, इसी संकट का लाभ उठाते हुए हम इनके खिलाफ एक बड़े पैमाने का आंदोलन छेड़ देते हैं। यदि यह आंदोलन हम छेड़ देंगे तो उनके ऊपर जो दबाव पड़ेगा, उस दबाव के कारण वो हम लोगों को स्वराज दे देंगे। लेकिन कांग्रेस इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुई। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि दोनों ही कांग्रेस के सदस्य थे, उन्होंने यह डिसाइड किया कि हम एक अलग संगठन बना लेते हैं, अलग पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन चलाते हैं। और उसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है होम रूल लीग। होम रूल लीग शब्द का मतलब समझना बहुत आसान है। लीग माने एक संगठन जिसका उद्देश्य क्या है, होम रूल की प्राप्ति करना, माने स्वराज की प्राप्ति करना। तो माने वो लीग जो होम रूल की प्राप्ति के लिए संघर्ष करेगा। और जब होम रूल की प्राप्ति के लिए संघर्ष करेगा, इसका मतलब है कि 1905-7 के बीच में तो स्वदेशी आंदोलन चला था, उसके लक्ष्य और इसके लक्ष्य में समानता है। दोनों के बीच में बहुत हद तक समानताएं हैं। अब अगला मुद्दा यह है कि अंतर यह है कि होम रूल लीग के साथ कांग्रेस नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इस आंदोलन से दूर सरकार को सहयोग देने की योजना के मुताबिक कार्य कर रही थी।
और इस उम्मीद में यह कार्य कर रही थी कि सरकार जब जीतेगी तो हमको स्वराज देगी। सवाल ये उठता है कि होम रूल लीग का आंदोलन कितने दूर तक चला, इसमें कितनी ऊर्जा थी, इसे क्या प्राप्ति हुई। तो पहली बात यह है कि अखिल भारतीय स्तर पर होम रूल आंदोलन चलाने की कोशिश की गई, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर इसको कामयाबी नहीं मिली। यह कहाँ ज़्यादा कामयाब हुई? तो महाराष्ट्र के इलाके में ज़्यादा कामयाब हुई। महाराष्ट्र, जहाँ का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। नेतृत्व के प्रश्न पर यहाँ पर एक ट्रिकी पॉइंट है, वो ये कि अखिल भारतीय स्तर पर इसमें एक नेतृत्वकर्ता नहीं थे। महाराष्ट्र और मध्य भारत के इलाके में नेतृत्व दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को, और शेष भारत में नेतृत्व दिया गया था एनी बेसेंट को। इस संबंध में उनसे प्रश्न भी पूछा गया था कि ये डिवीजन क्यों? तो एनी बेसेंट ने जवाब दिया था कि भारत का कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां पर कि तिलक जी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे नहीं। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां लोग मुझे पसंद करते हैं, तिलक जी को नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमने नेतृत्व का डिवीजन कर लिया है। अब अगला मुद्दा है कि यह आंदोलन कारगर कहां पर हुआ, माने कहां पर इनको जन समर्थन प्राप्त हुआ, सरकार पे दबाव ज़्यादा डाला जा सका। तो महाराष्ट्र में, और थोड़ा थोड़ा अडियार में। अडियार कहाँ है? तो मद्रास में, जहां पर कि हेडक्वार्टर हुआ करता था थियोसॉफिकल सोसाइटी नाम की संस्था का। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा एनी बेसेंट थी। तो एनी बेसेंट ने यद्यपि की नेतृत्व तो अखिल भारतीय स्तर पर किया, महाराष्ट्र और मध्य भारत को छोड़ के, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। उनको सिर्फ और सिर्फ एक शहर के आसपास के क्षेत्रों में कामयाबी मिली, और वो शहर कौन था? तो अडियार। यानी कि तिलक का मोर्चा थोड़ा ज्यादा मजबूत था। फिर मैंने कहा कि एक विशेष समय ऐसा आया जबकि भारत के वैसे नेता लोग जो होम रूल आंदोलन के साथ नहीं थे, वो लोग भी होम रूल आंदोलन के नेत्री एनी बेसेंट के पक्ष में खड़े हो गए थे। होम रूल आंदोलन की नेत्री थी, लीडर थी एनी बेसेंट। उन्हें सरकार ने अरेस्ट कर लिया था। उनके अरेस्ट के विरोध में गांधी से लेकर जिन्ना तक विरोध के लिए खड़े हो गए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो होम रूल आंदोलन में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्होंने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी का विरोध किया था। अब अगला मुद्दा क्या है कि यह आंदोलन बीच में ही रुक गया। आंदोलन बीच में ही रुक गया। तो क्यों रुक गया? तो एक तो इसलिए कि एनी बेसेंट ने सरकार के द्वारा इस घोषणा का स्वागत किया कि सरकार अब भारत में ऐसे सुधार करेगी जिसका उद्देश्य होगा कि धीरे धीरे हम शासन के विभिन्न अंगों में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाएंगे। मोंटेग्यू, जो कि उस समय भारत के मामलों के मंत्री थे, उन्होंने इंग्लैंड की संसद में एक स्टेटमेंट दिया जिसमें यह कहा गया कि भारत सरकार की योजना अब यह होगी कि वो भारत के शासन में ऐसा सुधार करेगी जिससे कि धीरे धीरे भारतीयों की भागीदारी बढ़े। इस घोषणा का स्वागत किया एनी बेसेंट ने। उन्होंने इसे अपने आंदोलन की कामयाबी बता दिया और कहा कि अब आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं है। यानी कि सरकार ने यह नहीं कहा था कि हम एक बार की स्वराज दे देंगे। सरकार ने कहा था कि हम सुधार करेंगे और सुधार करते हुए धीरे धीरे स्वराज देंगे, और एनी बेसेंट इसके लिए तैयार हो गई थी। तो धीरे धीरे कितने वर्षों में देगी पता नहीं, लेकिन सरकार ने कहा कि हम धीरे धीरे
सुधार की ओर बढ़ेंगे और ऐसे सुधार की ओर बढ़ेंगे कि भारतीयों की भागीदारी को शासन में बढ़ाया जा सके। एनी बेसेंट ने इसके बाद आंदोलन विड्रॉ कर लिया। दूसरी बात यह है कि बाल गंगाधर तिलक आंदोलन से दूर हो गए क्योंकि उसी समय एक मुकदमा चला था, जिस मुकदमे में तिलक जी को उलझकर इंग्लैंड जाना पड़ा। मुकदमा क्या था कि विंस्टन चर्चिल नाम का एक लेखक किताब लिखा था इंडिया अनरेस्ट नाम से, इंडिया अनरेस्ट, जिसमें उसने कहा था कि इंडिया में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो अनरेस्ट है, जो असंतुष्टि है, उसके पीछे एक व्यक्ति के रूप में तिलक जिम्मेदार हैं और एक संस्था के रूप में आर्य समाज जिम्मेदार है। तो तिलक और आर्य समाज को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों को खड़ा करने के लिए दोषी बताया गया था उस किताब में। और तिलक जी ने कहा था कि मेरे ऊपर ये जो आरोप लगाया गया है वो ठीक नहीं है। यानी तिलक जी ने इस आरोप को काउंटर किया था, उसका खंडन किया था। क्यों? क्योंकि तिलक जी को एक बात लग रही थी कि अब इस आरोप के बाद में फिर से उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाएगा, और राजद्रोह का मुकदमा लगाने का मतलब है कि फिर तिलक जी 6 साल जेल में बिताएंगे। तिलक जी इसके पहले भी राजद्रोह के मुकदमे में 6 साल की सजा पा चुके थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या तिलक जी डर गए थे? तो इतने महान राष्ट्रवादी नेता, योद्धा जैसे व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगाना तो बिल्कुल ही नहीं जमेगा कि वो डर गए थे। उनकी रणनीति बदल गई थी, और वो रणनीति यह थी कि, या कहिए कि उनकी रणनीति ऐसी थी कि वो सोचते थे कि यदि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो फिर आंदोलन कैसे चलेगा। तो वो गिरफ्तारी को अवॉइड करके आंदोलन चलाने के लिए अपने को फ्री रखना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने विंस्टन चर्चिल की बात के ऊपर अपनी असहमति जाहिर किया और उसका खंडन किया। और यहाँ से मानहानि का एक मुकदमा चला, और मानहानि का जो मुकदमा चला उस मुकदमा के तहत तिलक जी को केस की सुनवाई के लिए लंदन बुला लिया गया। तिलक जी लंदन चले गए। लंदन चले गए तो उनके नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन भटक गया। इस तरीके से देखोगे तो आपको बात समझ में आएगी कि होम रूल लीग के नेतृत्व में चलने वाला होम रूल मूवमेंट लक्ष्य की प्राप्ति से काफी दूर रहा, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने सरकार पे थोड़ा दबाव तो डाला। 1917 में सरकार ने जो घोषणा किया और 1919 का जो एक्ट आया उसके ऊपर थोड़ा प्रभाव तो हम इसका भी मान ही सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम ये भी जरूर स्वीकार करेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में ऊर्जा में तो थोड़ी वृद्धि हुई ही, राष्ट्रीय आंदोलन की गति थोड़ी तेज तो हुई ही। और फिर तिलक जी ने जो संगठन बनाया था, कार्यकर्ताओं की जो एक सूची तैयार किया था, वो सूची आगे चलकर गांधी को मिल जाती है, और गांधी ने कार्यकर्ताओं की उस सूची का उपयोग किया है अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए। यहां तक कि बाद में होम रूल लीग को मर्ज कर दिया गया था कांग्रेस में, इससे कांग्रेस की शक्ति बढ़ी थी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि होम रूल लीग का राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ योगदान तो था, लेकिन उतना बड़ा नहीं कि जितने के ऊपर एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन मेंस में पूछा जाए आपसे। तो अब मैं दूसरे बिंदु को बता चुका, दूसरी धारा स्पष्ट कर चुका। तीसरी धारा एक अलग किस्म की धारा है कि गांधी जी उस दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से तो दूर रहे, लेकिन भारतीय राजनीति से अलग नहीं रहे। गांधी जी ने क्या किया उस दौरान? तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह चलाया, खेड़ा में आंदोलन चलाया और अहमदाबाद में आंदोलन चलाया। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद 3 जगहों पर गांधी जी ने आंदोलन चलाया। इन 3 आंदोलनों के रास्ते गांधी जी की छवि भारत के लोगों के मन में बहुत ज्यादा गहरी बनने लगी थी। चंपारण में क्या हुआ था कि किसानों को नील की खेती करने के लिए
एक कॉन्ट्रैक्ट में बांधा गया था। कॉन्ट्रैक्ट में बांधा जाने के बाद फिर क्या हुआ कि जर्मनी में केमिकल कलर का आविष्कार हुआ जिसका नाम था बिस्मार्क ब्राउन। जब जर्मनी में केमिकल कलर का आविष्कार हो गया तो कपड़े को रंगने के लिए अब नील की उतनी उपयोगिता नहीं रह गई जितनी कि केमिकल कलर की थी। तो धीरे धीरे नील की उपयोगिता घटने लगी। नील के जो कारखाना मालिक थे वो लोग भी इसमें इंटरेस्ट खोने लगे, और जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था सरकार के साथ उन लोगों ने नील के कारखाना माफ करिए जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कारखाना मालिकों के साथ, सरकार के साथ नहीं, नील की खेती प्राइवेट कारखाना मालिक करवाते थे, तो किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उन्हीं कारखाना मालिकों के साथ। उन कारखाना मालिकों ने जब नील की खेती में इंटरेस्ट अपना खो दिया तो फिर किसान लोग अपनी भूमि को उनके कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त करने के लिए उन्हें एक अमाउंट दिए, पैसा दिया किसानों ने। किसको दिया? कारखाना मालिकों को। कारखाना मालिकों ने पैसा ले लिया तो किसान मुक्त हो गए। लेकिन इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध आ गया। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी और इंग्लैंड के बीच का संपर्क टूट गया, क्योंकि जर्मनी और इंग्लैंड एक दूसरे से दुश्मन की तरह से लड़ रहे थे। तो इंग्लैंड में केमिकल कलर का सप्लाई बाधित हो गया, और जब इंग्लैंड में केमिकल कलर का सप्लाई बाधित हो गया तो नील की जरूरत फिर से पड़ गई। नील की जरूरत जब फिर से पड़ गई तो फिर से कारखाना मालिकों ने किसानों पर दबाव डालना शुरू किया कि तुम नील की खेती करो। इस स्थिति में किसान का यह कहना था कि मेरा तो दोनों तरफ से शोषण हो रहा है। एक तो हम नील की खेती करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, और नंबर दो कि हमने तो पैसा भी दे दिया था, फिर भी हमको बाध्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वो लोग सरकार के विरोध में आवाज उठा रहे थे। उनकी आवाज बहुत सशक्त नहीं हो पा रही थी। आवाज को सशक्त और कारगर बनाने के लिए चंपारण के एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि आप हमको नेतृत्व दीजिए। गांधी जी ने उनसे ये कहा कि हम आपको नेतृत्व दे दें, अभी ऐसा तो नहीं होगा, पहले हम चंपारण जाकर आपके कंप्लेन को देखेंगे, समझेंगे। यदि जांच परख के बाद हमको लग गया कि सच में आप लोगों की बात सही है और किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है, तो हम आपका मुद्दा उठाएंगे। गांधी जी चंपारण जा रहे थे। चंपारण जाते हुए गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तार होने के बाद गांधी जी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में गांधी जी ने कहा कि आप यदि मुझे चंपारण जाने से रोकना चाहते हैं तो जेल भेज दीजिए, अन्यथा मुझे चंपारण जाने दीजिए। जबकि सरकार का यह कहना था कि चंपारण जाने पर रोक लगी हुई है, गांधी के वहां जाने से कानून व्यवस्था भंग होगी। फिर भी गांधी ने हमारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए चंपारण जाने का प्रयास किया, और इस तरीके से उन्होंने कानून तोड़ा। कानून तोड़ा तो हम स्वाभाविक रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गांधी को इसी आधार पर हमने अरेस्ट किया। कोर्ट में गांधी ने कहा कि यह सच है कि हमने कानून तोड़ा है, लेकिन हम कानून जानबूझ के तोड़े हैं, क्योंकि मेरी दृष्टि में कानून गलत है। कानून मुझे कह रहा है कि मैं चंपारण नहीं जा सकता हूं, जबकि मुझे लग रहा है कि चंपारण मुझे जाने का
मौका मिलना चाहिए। जज ने पूछा कि आप चंपारण जाके क्या करेंगे? गांधी ने कहा कि हम जांच पड़ताल करेंगे कि किसानों की जो शिकायत हमने सुना है वो सही है कि गलत है। जज ने पूछा कि और यदि आपको ये पता चला कि शिकायत सही है तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा फिर आंदोलन करेंगे। और यदि आप हमको रोकना चाहते हैं तो मुझे जेल भेज दीजिए, क्योंकि यदि मैं आजाद रहूंगा तो मैं जाऊंगा। मुझे रोकने का एक ही उपाय है कि आप मुझे जेल भेजिए। तो इस स्थिति में गांधी जी के इस आक्रामक तेवर को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि गांधी के ऊपर लगे हुए केस को हम विड्रॉ कर लिए गए। गांधी पर लगाया हुआ आरोप सरकार ने अपनी ओर से विड्रॉ कर लिया। गांधी रिहा हो गए और गांधी जी चंपारण गए। चंपारण में उन्होंने अपनी टीम के सहयोग से किसानों की शिकायतों को समझा। उनको एक बात समझ में आ गई कि किसानों के साथ में सही में गलत व्यवहार हो रहा है। और इसके पहले कि गांधी जी कोई बहुत बड़े पैमाने का आंदोलन चलाते, सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक कमेटी बना दिया। उसके अंदर एक मेंबर के रूप में गांधी जी को रख दिया गया और फिर यहां से किसानों की समस्या का समाधान हो गया। चंपारण में क्या बदला? चंपारण में तीन बातें एक साथ नजर आती हैं। पहली बात यह कि गांधी जी कामयाब हुए तो राष्ट्रीय आंदोलन को कामयाब नेता के रूप में गांधी को स्वीकार करने में सहूलियत हुई। नेताओं की कामयाबी नेताओं के प्रति लोगों के यकीन को बल देती है। उदाहरण के तौर पे तुम देखो कि आज की तिथि में आपको लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इंडियन पॉलिटिक्स में इलेक्शन जीतने के लिए एक तरह से मैस्कॉट के तौर पर यूज किए जाते हैं। बहुत सारे सांसद वगैरह ऐसे हैं या विधायक वगैरह ऐसे हैं जो उनके दल के या उनके गठजोड़ के दल के हैं, जिन्हें इस बात का यकीन है कि चुनाव होगा तो जनता हमको वोट देगी, क्योंकि मोदी जी मेरे नाम पर वोट मांगेंगे। आज के डेट में देखेंगे कि इंडियन पॉलिटिक्स में अमित शाह जी को लोग पॉलिटिक्स में चाणक्य वगैरह कहते हैं, क्योंकि लोगों को यह यकीन है कि अमित शाह चुनाव की रणनीति बनाएंगे तो चुनाव बीजेपी जीत जाएगी, या फिर यदि चुनाव नहीं भी जीत पाई बीजेपी तो कोई न कोई तरीके से सरकार बीजेपी बना लेगी। तत्काल नहीं बना पाएगी तो बाद में भी कहीं न कहीं जोड़ तोड़ करके सरकार बीजेपी बना लेगी। और इस पूरी की पूरी योजना के शिल्पकार माने जाते हैं अमित शाह। तो अमित शाह को एक तरह से इनडोमिटेबल कैरेक्टर के तौर पे देखा जाता है कि वो जीत दिला देंगे। अब आप भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस आदि के डिबेट से ऊपर उठिए और आप ये मत सोचिए कि कौन सही है कौन गलत है। आपको ये सोचना होगा कि नेतृत्व की स्वीकृति के लिए आपके समर्थकों के मन में आपकी योग्यता और आपके सामर्थ्य के ऊपर यकीन का होना जरूरी है। यदि आपके समर्थकों के मन में यह भावना आती है कि अरे ये इनसे नहीं पार लगेगा, तुमसे ना हो पाएगा, तो समर्थक उत्साहित नहीं हो पाते हैं आपको लेकर। आप ये देखिएगा कि राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा किए थे। उस यात्रा के पहले राहुल गांधी के प्रति उनके समर्थकों के मन में उतना उत्साह नहीं था, उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जब उन्होंने एक कामयाब यात्रा निकाल दिया तो उनके समर्थकों में भी उत्साह आ गया, और वो उत्साह उनको कर्नाटक की जीत में योगदान भी दिया। कर्नाटक में अकेले राहुल गांधी की यात्रा से नहीं जीत मिली है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा योगदान हो जाता है तो उसी में मोमेंटम तेज हो जाता है। आप ये देखोगे कि गांधी जी कामयाब हुए, लोगों को लगा रहे ये तो सही नेता है, इसके नेतृत्व में तो कोई आंदोलन चलता तो कामयाब हो जाता है।
गांधी जी साउथ अफ्रीका से भी आए थे, तो इस खबर के साथ आए थे कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों के मुद्दे को उठाया और संघर्ष किया और कामयाब हुए। तो जो मुद्दा गांधी ने उठा लिया वो मुद्दा कामयाब हो जाता है। तो गांधी की कामयाबी एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात फिर क्या है कि गांधी जी ने खेरा में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। खेरा में क्या हुआ था, फसल विफल हो गया था। अब किसानों के लिए सरकार के भू राजस्व को चुकाना बहुत भारी पड़ रहा था। गांधी जी की मांग ये थी कि जो किसान कर दे सकते हैं वो कर देंगे, लेकिन जो किसान कर नहीं दे सकते हैं उनके कर में छूट होनी चाहिए। सरकार यदि असमर्थ लोगों के कर में छूट दे देगी तो समर्थ किसान सरकार को कर दे देंगे। लेकिन यदि सरकार ने असमर्थ किसानों से भी बलपूर्वक रेवेन्यू वसूली की नीति अपनाया तो जो किसान उन्हें कर दे सकते हैं हम उन किसानों को भी कहेंगे कि तुम कर मत दो। और यदि वो किसान अपनी मर्जी से या सरकार के दबाव में आकर सरकार को भू राजस्व देना स्वीकार कर लेंगे तो हम उन किसानों का सामाजिक बहिष्कार कर देंगे। इस तरीके से गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किया खेड़ा में, उसका क्या डिमांड था? असमर्थ किसानों को कर चुकाने से छूट मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि सरकार ने उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया तो जो समर्थ किसान है वो भी कर नहीं देंगे, और यदि उन्होंने कर देने का प्रयास किया तो उनका भी सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। आंदोलन जोरदार तरीके से चला और अंत में सरकार को झुकना पड़ा और भू राजस्व में एक बड़ी कटौती करनी पड़ी। गांधी जी फिर कामयाब हो गए। फिर यही खबर चली कि अरे यार, गांधी जी तो जहां जाते हैं वहीं कामयाब हो जाते हैं, बाकी लोग जहां जाता है वहीं नाकामयाब हो जाता है। तो बाकी और गांधी में बड़ा अंतर है। सो एक मैसेज क्रिएट होने लगता है गांधी के फेवर में कि सी द डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड अदर्स। उसके बाद अगला मुद्दा है कि गांधी जी ने अहमदाबाद में वहां के टेक्सटाइल लेबर के पक्ष में एक आंदोलन चलाया। जो वस्त्र उद्योग था अहमदाबाद का, उस वस्त्र उद्योग में काम करने वाले जो मजदूर थे उन मजदूरों के पक्ष में आंदोलन चलाया। और वहां भी गांधी जी के आंदोलन के दबाव में आकर उद्योगपतियों ने मजदूरों के पक्ष में कुछ सुधार का काम किया। वंस अगेन गांधी वाज सक्सेसफुल। तो ये खबर गांधी के बारे में फैल गई कि एक जो नया नेता आया है ना वो करिश्मेटिक है। बाकी सब लोग आंदोलन करते हैं, गांधी आंदोलन को कामयाब करते हैं। तो बाकी सिर्फ आंदोलन करते हैं, गांधी आंदोलन को कामयाब करते हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। एक दूसरी खबर क्या हुई देश के लोगों के मन में कि गांधी जी तो किसानों के मुद्दे पर लड़ रहे हैं और मजदूरों के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। तो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी आबादी है वो कौन है? किसान और मजदूर। किसान और मजदूर के मुद्दे पर लड़ रहे हैं गांधी जी। ये खबर जब फैली तो गांधी जी का जो लोकप्रिय सामाजिक बेस था वो ब्रॉड हो गया। इसका महत्व तो आप तब समझेंगे कि जब आपको ये पता चले कि गांधी जी ने जो आगे आंदोलन चलाया है उस आंदोलन में किसानों और मजदूरों ने बहुत जम के योगदान किया है। गांधी जी सबसे बड़े नेता बन सके तो सबसे ज्यादा बड़ा योगदान यदि किसी एक वर्ग का है तो किसान है। गांधी जी को किसानों ने बेसिकली देश का सबसे बड़ा नेता बना दिया। उसके बाद फिर देखोगे ये एक तीसरी बात क्या आई महत्वपूर्ण रूप में? तो तीसरी बात ये आ गई कि गांधी जी ने देश के लोगों के समक्ष एक नई राजनीति को प्रस्तुत किया था। जो नई राजनीति थी वो क्या थी? नई राजनीति क्या थी गांधी जी की? तो ये
कि गांधी जी अदालत में खड़ा होकर सरकार को कह रहे थे कि मैंने कानून तोड़ा है और हां मैंने तोड़ा है और मैं तोड़ूंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में कानून गलत है और यदि आप मुझे रोकना चाहते हो मुझे जेल में भर दो, मुझे जेल में भर दो, क्योंकि यदि मैं फ्री रहूंगा तो मैं जरूर तोड़ूंगा कानून, क्योंकि मुझे लगता है कि चंपारण जाना चाहिए मुझे और सरकार मुझे चंपारण जाने से रोक रही है, तो मैं सरकार को रोक के नहीं रुकूंगा। तो सरकार के पास एक ही विकल्प है कि मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल दे। तो यहां से आपको एक नए तेवर के आंदोलन को शुरुआत होते हुए देखने का मौका मिलेगा। एक नए तेवर का आंदोलन यहां से शुरू होता हुआ नजर आता है। गांधी जी पूर्णतया अहिंसक हैं, यहां तक कि उस दौरान गांधी जी सरकार के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन भी नहीं चला रहे हैं, बल्कि लोगों को कह रहे हैं कि सरकार का सहयोग करिए और सरकार युद्ध में जीतेगी तो आपको स्वराज देगी। लेकिन ठीक इसके अलग गांधी जी ने यह मैसेज दे दिया कि हम सरकार के साथ हैं तो इसलिए क्योंकि हमें स्वराज चाहिए और सरकार ने कहा है कि स्वराज देंगे। लेकिन यदि कोई कानून भी ऐसा है जो गांधी की दृष्टि में गलत है तो सरकार के उस कानून के सामने गांधी सर नहीं झुकाएंगे। कानून टूटेगा और कानून तोड़ने की सजा मिलेगी तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहां जो लास्ट पॉइंट है वो ज्यादा रिमार्केबल है, वो ये कि कानून तोड़ने की राजनीति करने वाले इसके पहले क्रांति के रास्ते पर मुड़ जाते थे। उसमें हिंसा हो जाती थी, उसमें हत्या हो जाती थी, उसमें सत्ता पलट के लिए शक्ति के उपयोग की बात होती थी और उनके खिलाफ सख्ती से सरकार का दमन होता था। लेकिन गांधी तो एक अलग रास्ते पर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कानून हम तोड़ेंगे लेकिन हिंसा नहीं करेंगे। सरकार हिंसा करना चाहे तो करे, बल प्रयोग करना चाहे तो करे। सरकार हमारी हड्डियां तोड़ सकती है, हमें जेल के सिंखचों के पीछे डाल सकती है, लेकिन हम सरकार के किसी आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जो आदेश मेरी दृष्टि में गलत है मैं उस आदेश का उल्लंघन करूंगा और इस क्रम में कोई कानून टूटता है तो टूटे। ये वो तेवर है जिससे आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई है। अभी गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम पर एक छोटा सा प्रयोग मात्र किया है चंपारण में। इसका व्यापक उपयोग आपको आगे नजर आएगा। लेकिन तब मैंने आपको बताया कि इस दौरान 3 बातें देश की राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाली हुई। एक ये कि एक ऐसा नेता जो कामयाबी का मैस्कॉट है, शुभंकर है, उसके हाथ में कोई आंदोलन होगा तो कामयाब होगा। यह यकीन आंदोलन के पक्ष में जनाधार पैदा करने वाला हो जाता है। दूसरा ये कि गांधी जी किसानों और मजदूरों के बीच में नायक बन गए। और तीसरा ये कि गांधी जी ने राष्ट्रीय राजनीति में अहिंसात्मक रास्ते पर चलते हुए उसे आक्रामकता का एक नया तेवर दे दिया था। यह बात है कि इसके पहले जो आक्रामक होते थे वो हिंसा की ओर मुड़ जाते थे और जो हिंसा की ओर नहीं मुड़ते थे वो एकदम नरमपंथी हो जाते थे। गांधी ने आक्रामकता का एक नया तेवर दे दिया। गांधी को तिलक जी की तरह यह नहीं लगता था कि हम जेल चले जाएंगे तो आंदोलन का क्या होगा। गांधी को लगता था कि मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरे पीछे कोई दूसरा आंदोलन करेगा, कोई तीसरा आंदोलन करेगा, कोई चौथा आंदोलन करेगा। आंदोलन जेल जाने से टूटेगा नहीं, बल्कि आंदोलन जेल जाने से और मजबूत होगा। नेता को जेल में डालना आंदोलन को शक्ति देने वाली बात होगी, कमजोर करने वाली बात नहीं होगी। अब आप यहां पर सोच के देखो कि यदि राहुल गांधी को जेल में डाल दिया जाएगा तो इस बात से राहुल गांधी तो चुनाव में प्रचार करने से दूर हो जाएंगे।
राहुल गांधी की यात्रा बाधित हो जाएगी। लेकिन फिर भी कई सारे लोगों का यह कहना है कि बावजूद इसके राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, बावजूद इसके मोदी जी की सरकार की चुनौतियां बढ़ जाएंगी, सरकार के प्रति विरोध और राहुल गांधी के प्रति समर्थन बढ़ जाएगा। जो सरकार के समर्थन में है, जो मोदी जी के समर्थन में है, बहुत प्रबल समर्थक लोग हैं, उनके ऊपर आंच नहीं आएगी। लेकिन हर समर्थक एक जैसा नहीं होता है, और सिर्फ प्रबल समर्थकों से इनकी राजनीति नहीं चलती है, इनकी सरकार नहीं बनती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इधर का उधर भी हो सकते हैं, उन लोगों के ऊपर असर पड़ जाएगा, पड़ सकता है। तो सरकार के भी जो इलेक्शन मैनेजर हैं, उनकी कोशिश ये रहती है कि ना भैया जेल मत डालो, डराओ, डर गया तो ठीक, नहीं डरा तो उम्मीद तो थी कि डर जाएगा। बहुत लोग डर गए हैं, बहुत लोग तो पार्टियां तोड़ तोड़ के आ रहे हैं, इस्तीफा दे दे के आ रहे हैं। अब ये आदमी नहीं डरा, तो फिर देखते हैं आगे चल के क्या राजनीति चलती है। कहने का मतलब यह है कि समझना आपको यह पड़ेगा कि आंदोलन करने में, विरोध करने में, सरकार के खिलाफ खड़ा होने में तिलक जी की रणनीति और गांधी जी की रणनीति में एक मौलिक डिफरेंस है। तिलक जी जो कि एक निर्भीक योद्धा थे, वो ये सोचते थे कि यदि हम जेल चले जाएंगे तो आंदोलन रुक जाएगा। गांधी जो कि उसी तरीके से एक निर्भीक योद्धा हैं, उन्हें यह लगता है कि हमारे जेल जाने से आंदोलन नहीं रुकेगा, हमारे जेल जाने से आंदोलन और मजबूत होगा, अतः वो जेल जाने से डरते ही नहीं है। और यहां से मैंने कहा कि भारतीय राजनीति को एक नया तेवर मिल गया था। यहां तक की चर्चा मैंने कंप्लीट कर दिया, और अब मैं कह सकता हूं कि मैं आप लोगों को अगले टॉपिक की ओर ले चलूं। यहां तक जो मैंने पढ़ाया है उसके बीच में से यदि कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, आप पूछ लीजिए। ऑल क्लियर सर, बहुत सही। प्रिंस IAS सत्यम, ऑल वेल ऑल वेल। आज पहली बार आई हूँ क्लास में, यामिनी द्विवेदी जी, धन्यवाद यामिनी, स्वागत है आपका। ऑल वेल। डोमिनियन स्टेटस बता दीजिए। डोमिनियन स्टेटस तो अंकित मैंने पहले ही बता दिया था, स्वराज का एक रूप है डोमिनियन स्टेटस, जिसमें कि अंग्रेजों के पास में रक्षा, विदेश और संचार जैसे 3 विभाग रह जाएंगे, बाकी सारे विभाग भारतीयों को मिल जाएंगे। महेंद्र बाबू, मैंने ऑप्शनल के बारे में बता दिया था कि अभी जो 3-4 दिन का क्लास हमारा GS का बचा हुआ है वो क्लास कंप्लीट कर लूंगा। कंप्लीट करने के बाद में ऑप्शनल का जो बचा हुआ टॉपिक है वो कंप्लीट कर दूंगा। धन्यवाद प्रिंस बेटा, धन्यवाद धन्यवाद। देखो, आप में से बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप ये सोच रहे हैं कि ऑप्शनल के नए बैच की शुरुआत होगी। ऑप्शनल के किसी नए बैच की शुरुआत यदि होनी होगी तो मुझसे नहीं होगी। ऑप्शनल के लिए कोई और शिक्षक आएंगे। मेरे लिए ऑप्शनल में सिर्फ और सिर्फ 3-4 दिनों का क्लास बचा हुआ है, मात्र वो मुझसे होना बाकी है। उसके अलावे ऑप्शनल के लिए कोई यदि बैच की शुरुआत हो रही है, आपने यदि ऑप्शनल के लिए दाखिला लिया है, तो उसके लिए कोई और शिक्षक होंगे, मैं नहीं रहूंगा। धन्यवाद अर्चना मौर्य जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या सर आंदोलनकारी क्या गांधी जी, सावरकर जी पर क्या क्या पूछ रहे थे भाई? चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में
चलने वाला एक ऐसा समाज था जिसका ये ख्याल था कि भारत का जो उपनिषद का विचार है वह विचार दुनिया भर के लिए एक बेहतर मार्गदर्शक विचार है, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। उसी प्रचार प्रसार के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत हुई थी। आर्ट एंड कल्चर कैसे पढ़ें उसका रास्ता बता दीजिए। ठीक है, मैं एक दिन आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको कुछ रास्ता बता दूंगा। और ये भी है कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि यहीं बता दूं, यदि यहाँ नहीं भी बता पाऊंगा तो भी मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि कई सारी चीज़ें हैं कि जो मैं आपको बताता रहता हूँ यूट्यूब वगैरह के ऊपर, तो आप लोग वहाँ से आके अपना डिमांड रखते रहिए, डिमांड को पूरा करता रहूँगा। जैसे अभी आप लोगों को एक बात बताऊँ कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि क्वेश्चन आंसर का एक सेशन शुरू करूँगा, तो क्वेश्चन आंसर का एक सेशन मैं शुरू करूँगा ऐसा मैंने कहा था। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने मेंस आंसर सीरीज शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत मैंने यह प्लान किया है कि मैं ट्यूसडे और सैटरडे और संडे सप्ताह में 3 दिन एक एक क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रखूँगा। अभी मैंने 2 दिन रखा है, सैटरडे और संडे वाला, आगे ट्यूसडे का रखूँगा। हो सकता है कि आगे चलकर मैं शेड्यूल में कुछ परिवर्तन करूँ, सप्ताह में 3 दिन रखना है, लेकिन 3 दिन कौन से 3 दिन होगा वो मैं आगे चलकर आप लोगों को, हो सकता है बीच में कहूँ कि भाई ये 3 दिन नहीं, वो 3 दिन करूँगा, लेकिन ये 3 दिन चलता रहेगा। सप्ताह में 3 दिन आंसर राइटिंग का प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ है और वो चलता रहेगा, और ये मैं लंबे समय तक चलाऊँगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पीटी के एग्ज़ाम के दौरान फॉलो किया होगा, तो पीटी के एग्ज़ाम में जो आपने फॉलो किया था उसका फ़ायदा आप लोगों को दिखा था। मेंस के दौरान भी आप फॉलो कर लीजिएगा। मेंस का मतलब है कि आप लोग अभी मेंस नहीं भी दे रहे हैं तो भी इसे फॉलो करते रहिएगा। इसके रास्ते मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग सिखा दूंगा। और एक बात जानते हो कि यूपीएससी की तैयारी करने में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है आंसर राइटिंग सीखना। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि मैं अपने तरीके से आंसर राइटिंग सिखा दूंगा आपको, और उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि लॉन्ग टर्म में मैं यदि सप्ताह में 3 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं तो उस रास्ते आपको बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाता चला जाऊंगा। आप उसे फॉलो करते रहो, आंसर राइटिंग के ऊपर इंप्रूव करते रहो। यूट्यूब पर, हाँ मैंने तो बताया था यूट्यूब के ऊपर एक क्वेश्चन जो डिस्कस मैंने किया है वो पानीपत के ऊपर, एक क्वेश्चन जो डिस्कस किया है उसके पहले पलासी के ऊपर, पलासी के ऊपर और पानीपत के ऊपर। तो पलासी और पानीपत के ऊपर कर दिया है, उसको आप देख लीजिए। यहां तक कि जो बच्चे ऑप्शनल के हैं वो भी बच्चे उसको देखें। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा वो जीएस में काम आएगा, सिर्फ वो ऑप्शनल में भी काम आएगा, जीएस में भी काम आएगा। तो ऑप्शनल के बच्चे हों चाहे जीएस के बच्चे हो, पक्का देख लिया करिए। तो आगे बढ़िए। बहुत ही अच्छा है सर, धन्यवाद। आपने देखा है क्या अनूप? यदि देखा है तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि आपने देखा है। यदि आपके देखे हुए का पता चल जाता है तो फिर मैं कॉन्फिडेंट हो जाता हूं कि हाँ वो सब देख रहे हैं, तो उसके बाद फिर काम करने का थोड़ा सा और ज़्यादा मन भी होता है। टाइम का कोई निश्चित नहीं है, टाइम नॉर्मली 6 बजे टाइम है उसका, लेकिन मैं हमेशा लाइव आऊंगा ये जरूरी नहीं है। मैं हमेशा लाइव आऊंगा ये जरूरी नहीं है। 6 बजे उसका टाइमिंग है। हो सकता है कि मैं लाइव ना रहूं, रिकॉर्डिंग रहे, लाइव ना रहूं रिकॉर्डेड रहे, लेकिन टाइमिंग 6 बजे है। हमेशा लाइव आना संभव नहीं हो पा रहा है, काम की व्यस्तता थोड़ी ज्यादा है। चलिए, देखा है सर, कमेंट भी किया है, धन्यवाद सचिन बाबू, धन्यवाद। चलिए, वेरी गुड। पीडीएफ भी सेंड करते हैं, पीडीएफ सेंड करता हूं इंग्लिश मीडियम में। हो सकता है आगे हिंदी में भी कर दूं, लेकिन अभी मैंने जो पीडीएफ बनाया है वो हिंदी में ही बना, इंग्लिश में ही बनाया है, और वो टेलीग्राम के चैनल पर है, वो आप देख सकते हैं। चलिए, तो होम रूल लीग की बात हो गई। अब अगला मुद्दा है 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम, इसको लेकर लिखो।
लिख लो लिख लो। 1919 के अधिनियम में 1919 के अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान थे। 1919 के अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान थे। बेटा मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल लेना है तो मैं वो ऑफलाइन ही पढ़ाऊंगा, अभी ऑफलाइन में ही आना पड़ेगा, या फिर मैं क्योंकि किसी और जगह पढ़ा रहा हूं, उस जगह का नाम इस प्लेटफॉर्म पर लेना मेरे लिए एकदम ठीक नहीं है, मैं नहीं लूंगा। आप पता लगा लीजिएगा, पता लगा लीजिए, पता लग जाएगा, लेकिन मैं इस जगह पर नहीं बोल सकता हूं कहाँ, वो मेरे लिए एकदम ठीक नहीं है, आप लोगों को भी ये बात ठीक नहीं लगेगी। तो इस वजह से माफ़ करिएगा, मैं आपके ऐसे कई सारे सवाल आ रहे होते हैं तो मैं उसका जवाब इस प्लेटफॉर्म पर नहीं दूंगा, और कृपया मुझसे मांगिएगा भी नहीं। मैं आपसे कनेक्ट हो सकता हूं, कई दूसरे माध्यम हो सकते हैं, लेकिन इस जगह पर मैं किसी और प्लेटफॉर्म का नाम लूं, ये एकदम ही अनएथिकल, अनप्रोफेशनल बात हो जाएगी। 1919 का अधिनियम, 1919 के अधिनियम में देखिए, इसके तहत प्रावधान इस प्रकार थे, इसके तहत प्रावधान इस प्रकार थे। नंबर 1, विधायी परिषद का विस्तार हुआ, और अब वह विधायी सभा कहलाने लगा, और अब वह विधायी सभा कहलाने लगा। उसके बाद विधायी सभा 2 सदनीय हो गई, विधायी सभा 2 सदनीय हो गई। विधायी सभा 2 सदनीय हो गई। अगला पॉइंट, विधायी सभा 2 सदनीय हो गई। मताधिकार का विस्तार हुआ, मताधिकार का विस्तार हुआ। मताधिकार का विस्तार हुआ। महिलाओं को भी मताधिकार मिला, महिलाओं को भी मताधिकार मिला। पहली बार महिलाओं को मताधिकार मिला। याद है आप लोगों को कि मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में कि 1909 में भारत के लोगों को जब पहली दफ़ा मताधिकार मिला था तो उसमें कई सीमाएं थी, और एक सीमा यह थी कि मताधिकार सिर्फ पुरुषों को दिया गया था। इसमें भी अभी सीमाएं हैं, शैक्षणिक और आर्थिक अर्हताएं हैं, माने एलिजिबिलिटीज हैं, लेकिन फिर भी ये बात है कि अब महिलाओं को भी मताधिकार मिल गया। केंद्रीय विधायी परिषद, केंद्रीय विधायी परिषद में निर्वाचित भारतीयों का बहुमत हो गया, निर्वाचित भारतीयों का बहुमत, क्योंकि प्रांतीय स्तर पर भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि प्रांतीय स्तर पर भी ऐसा ही हुआ था, प्रांतीय स्तर पर भी ऐसा ही हुआ था। इसको समझ लो कि आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि
प्रांतीय विधायी सभा के सदस्य, विधायी सभा शब्द का उपयोग तो 1919 में शुरू हुआ, 1909 तक तो वो विधायी परिषद ही के नाम से जाना जाता था। तो विधायी परिषद के जो सदस्य होते थे प्रांतीय स्तर पर, वो दो तरीके से आते थे। एक तरीका था जो जनता के निर्वाचन के रास्ते से आते थे, दूसरा तरीका था कि जो सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। वो दो तरीका 1919 में भी जारी है। अब भी कुछ सदस्य सरकार के द्वारा अपॉइंटेड हैं और कुछ सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित हैं। अंतर ये हुआ है कि 1909 में सरकार के द्वारा अपॉइंटेड लोगों का बहुमत था और 1919 में अब निर्वाचित लोगों का बहुमत हो गया। प्रांतीय स्तर पर यदि निर्वाचितों का बहुमत है तो उन्हीं के वोट से, चूंकि केंद्रीय विधायी सभा के सदस्य निर्वाचित होंगे, तो केंद्रीय विधायी सभा में अब निर्वाचितों का बहुमत हो गया। प्रांतीय और केंद्रीय दोनों ही स्तरों पर अब निर्वाचित भारतीयों का बहुमत हो गया। ठीक है। इसके बाद केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका में कोई परिवर्तन नहीं आया। कार्यपालिका में परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन नहीं आया। लेकिन प्रांतीय स्तर पर, लेकिन प्रांतीय स्तर पर लेकिन प्रांतीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन की शुरुआत हुई। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई। लिखो, द्वैध शासन के तहत निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं। द्वैध शासन के तहत निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं। नंबर एक, केंद्र की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने शासन के कई विभाग, शासन कई विभागों का दायित्व, कई विभागों का दायित्व और अधिकार शासन के कई विभागों का दायित्व और अधिकार, शासन के कई विभागों का दायित्व और अधिकार प्रांतों को दे दिया। शासन के कई विभागों के दायित्व और अधिकार प्रांतों को दे दिया। दूसरा, प्रांतों को मिले अधिकार, प्रांतों को मिले अधिकारों को दो श्रेणियों में बांट दिया गया, को दो श्रेणियों में बांट दिया गया।
दो श्रेणियों में बांटा गया। प्रांतों को मिले अधिकारों को दो श्रेणियों में बांटा गया। नंबर एक, प्रांतों को मिले अधिकारों को दो श्रेणियों में बांटा गया। नंबर एक, क्या है भैया, नंबर एक का बोलो तो। प्रांतों को मिले अधिकारों को दो श्रेणियों में बांटा गया। नंबर एक, आरक्षित विभाग, इसके तहत वो विभाग आते हैं जिनका संचालन गवर्नर के हाथ में रहा। यानी कि ब्रिटिश सरकार के ही हाथ में रह गया। यानी कि ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही रह गया। यानी कि ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही रह गया। यानी कि ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही रह गया। नंबर दो, हस्तांतरित विभाग, इसके तहत वो विभाग आते हैं जो प्रांतीय विधायी सभा से बनने वाले मंत्रियों को दिया गया। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, मंत्रियों को प्रायः वही विभाग मिले जिनमें दायित्व तो था पर निर्वहन का अधिकार और संसाधन नहीं। दायित्व तो था पर निर्वहन का अधिकार और संसाधन नहीं। इसके तहत हम निम्नलिखित विभागों का उदाहरण देख सकते हैं।
जैसे कि शिक्षा, सिंचाई, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आदि आदि। शिक्षा, सिंचाई, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आदि। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि सरकार ने शासन के अधिकार वाले विभाग गवर्नर के पास रहने दिया, अधिकार वाले विभाग गवर्नर के पास रहने दिया, और दायित्व वाले विभाग मंत्रियों को दिया। जबकि गवर्नर साम्राज्यवादी हितों का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि गवर्नर साम्राज्यवादी हितों का प्रतिनिधित्व करता था और मंत्री राष्ट्रवादी हितों का, राष्ट्रवादी हितों का। और इन दोनों के बीच 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 हितों का टकराव था। इसीलिए द्वैध शासन की व्यवस्था को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। अगला पॉइंट लिखो। इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार हुआ। पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार हुआ। इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार हुआ। शबनम खातून नहीं बेटा, आज लास्ट क्लास नहीं है। धनश्री प्रकाश खोड़े नहीं बेटा, आज लास्ट क्लास नहीं है। इंडिपेंडेंस तक पढ़ाऊंगा, तो अभी तो गांधी का एज आना बाकी है। कम से कम 3 दिन का क्लास आज के क्लास के बाद लगेगा, तो जाके आपका इंडिपेंडेंस तक का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार हुआ।
धन्यवाद त्रिनाथ बेटा, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू प्रज्ञा बेटा, थैंक यू। महेंद्र बेटा, मैं क्या करूं, मैं इस विषय पर कुछ बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि आप ये समझिए कि न बोल पाना एक व्यवस्था भी होती है और एक कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है, और उस कोड ऑफ कंडक्ट को किसी घर में रहकर आप वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो मैं नहीं बोल सकता हूं इस विषय पे कुछ भी। यदि मैं यहाँ कुछ भी बोलूँगा तो वो कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होगा, और मेरे जैसे आदमी को, मैंने कहा कि मुझे कहीं भी किसी भी क्षण यहाँ पर कोई अपमान, कोई असहयोग, कोई ऐसा नहीं मिला था, तो मैं इसलिए नहीं बोलूँगा, ठीक नहीं है। मैंने आपके सामने में अपना अनुभव शेयर कर दिया था, और मैंने ये भी बता दिया था कि मेरा यदि जाने का डिसीजन हुआ है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। एक बच्चे ने लिखा कि तो फिर आप ऑफलाइन में पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन में तो शुरू हो चुका है। नहीं बच्चा, ऑफलाइन में नहीं शुरू हुआ है, इंग्लिश मीडियम में शुरू हुआ है, हिंदी मीडियम में नहीं शुरू हुआ है, राजेंद्र नगर में शुरू हुआ है, मुखर्जी नगर में नहीं शुरू हुआ है। तो इसलिए आप इन्फॉर्म्ड हो जाइएगा, तो शायद इस बात को लेकर आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, रीज़न नहीं मिलेगा। तो यदि मैं आपको बोला हूँ तो बिल्कुल ठोक बजा के सच बोला हूँ। जो उम्मीदें आपकी हमसे है बच्चों, मैं उस उम्मीद की कसौटी पर हर तरीके से खड़ा हो पाऊंगा अभी तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन जितना मैं आपसे अन्य माध्यमों से जुड़कर खड़ा हो सकने का सामर्थ्य रखता हूं, उतना ज़रूर कोशिश करूंगा। आपसे जुड़ने के माध्यम और भी हो सकते हैं, और अभी बड़ी बड़ी बातें करूं, लंबी लंबी बातें करूं, इन बड़ी बड़ी और लंबी लंबी बातों में कुछ नहीं रखा हुआ है। आदमी उत्साह में आके बोलता है, और उत्साह ठंडा होता है तो चुप हो जाता है। आदमी कोई न कोई बहलावे फुसलावे में कुछ बोलता है और फिर आगे चलकर चुप हो जाता है, मुकर जाता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो मैं अभी आपको सिर्फ इतनी बात बोलूँगा कि विद माई लिमिटेड रिसोर्सेस एंड पोटेंशियल, मैं आपके लिए कई और माध्यमों से कुछ करता रहूँगा। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि मैंने एक मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम आपके लिए शुरू किया है, आप उससे जुड़िए। आपको सैकड़ों क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, सैकड़ों क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आप उससे जुड़े रहिएगा। इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार हुआ। उसके बाद फिर आगे इस अधिनियम ने नरेंद्र मंडल के गठन की सहमति दे दिया। नरेंद्र मंडल के गठन की सहमति दे दिया। अब इन दोनों को समझो आप। यहां पर जब ये बात कही जा रही है कि पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृथक निर्वाचक मंडल, तो मैंने पिछले क्लास में आपको समझा दिया था कि मुसलमानों के लिए सीट का आरक्षण किया गया, और ये कहा गया कि आरक्षित सीटों के लिए जो उम्मीदवार होंगे वो तो सिर्फ मुसलमान होंगे ही होंगे, उन उम्मीदवारों को वोट भी सिर्फ मुसलमान ही देंगे। यहाँ पर निर्वाचक मंडल पृथक हुआ, माने वोटर पृथक हुआ। मुस्लिम उम्मीदवार को सिर्फ मुस्लिम वोट देंगे। 1919 के एक्ट में इसका और विस्तार कर दिया गया कि जिसमें अब ईसाई, सिख, एंग्लो इंडियन, इन्हें भी शामिल कर दिया गया। उनके लिए भी अब पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हुई, यानी कि उनके लिए भी कुछ सीटों का आरक्षण हुआ, और आरक्षित सीटों के लिए
इन धर्मों के उम्मीदवारों को इन्हीं धर्मों के वोटर्स वोट करेंगे। फिर अगला मुद्दा है कि नरेंद्र मंडल का विस्तार हुआ, नरेंद्र मंडल के गठन की सहमति दे दी गई। इसका मतलब यह है कि भारत में जितने राजा थे जो अंग्रेजों की अधीनता में रहते हुए अपने अपने रियासतों में शासन चला रहे थे, उन लोगों को सरकार ने अपने से जोड़ने का फैसला किया। बात यह है कि अब राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा मजबूत होने लगा था और उसके कारण सरकार उससे डरने लगी थी। सरकार को यह लगने लगा कि भारत में हमें अपने मित्रों की टोली को मजबूत करना चाहिए। तो राष्ट्रीय आंदोलन के विरोध में सरकार के लिए मित्र के रूप में कौन काम आएंगे? वो काम आएंगे जिनको कि राष्ट्रीय आंदोलन से डर लगता है। राष्ट्रीय आंदोलन से डर लगता था जमींदारों को, और उससे भी ज्यादा डर लगता था राजाओं को, क्योंकि राजाओं को यह लगता था कि यदि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कामयाब हो जाएगा तो भारत का वो राष्ट्रीय एकीकरण करेगा, राष्ट्रीय एकीकरण करेगा और भारत में लोकतंत्र लाएगा। तो पूरे भारत का राजतंत्र ही खत्म हो जाएगा, सारे राजाओं की राजसत्ता खत्म कर देगा ये आंदोलन यदि कामयाब हो गया तो राजतंत्र वाले राजा लोग राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों से डरते थे। वो अंग्रेजों को आंदोलनकारियों की तुलना में अपना मानते थे, और अपना मानने के क्रम में इन्होंने यह तय किया कि भैया अब राष्ट्रीय आंदोलन हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। यह सोच है रियासत के राजाओं की, और यह सोच अब अंग्रेजों को भी समझ में आ रही थी कि रियासत के राजा हमारे पक्ष में खड़े रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन से वो निपट नहीं पाएंगे, लेकिन हम निपट पाए तो इसमें हमारी सहायता जरूर करेंगे। तो राष्ट्रवादी आंदोलन के विरोधी रियासत के राजाओं को सरकार ने अपने पक्ष में लाने का निर्णय लिया, और इसके लिए उन्होंने क्या तय किया कि रियासत के राजा तो बहुत बड़ी संख्या में है, सबके साथ में मेल मिलाप कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो उन सब के बीच से एक ऐसे बॉडी का गठन किया जाए जहां कि उनके प्रतिनिधि मौजूद रहें, और उनका हम ऐसा कोई संपर्क माध्यम डेवलप कर लें कि सालों भर जब चाहे तब उनसे संपर्क हो जाए। और किसी एक से नहीं, नरेंद्र मंडल नाम का एक बॉडी बनाया गया जिसमें सभी राजाओं के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं, और नरेंद्र मंडल से सरकार जब चाहेगी तब संपर्क कर सकती है। इस प्रकार के एक बॉडी को गठित किए जाने की जरूरत है। यह सुझाव तो गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने भी दिया था, लेकिन उस समय ब्रिटिश सरकार ने इसे मना कर दिया था, और अब स्वीकार कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और 1919 के एक्ट में इससे संबंधित एक प्रावधान बन गया। ठीक है, अब देखो लास्ट, इस अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया था कि सरकार धीरे धीरे शासन के विभिन्न अंगों में भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि करेगी। सरकार धीरे धीरे शासन के विभिन्न अंगों में भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि करेगी। सरकार धीरे धीरे शासन के विभिन्न अंगों में भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि करेगी। इसी प्रस्तावना के आधार पर अधिनियम के अधीन यह भी कहा गया कि अगले 10 वर्षों के बाद अगले 10 वर्षों के बाद
अगले 10 वर्षों के बाद सरकार सुधार का सुझाव देने के लिए एक राजकीय आयोग का गठन करेगी। एक राजकीय आयोग का गठन करेगी। एक राजकीय आयोग का गठन करेगी। सरकार सुधार का सुझाव देने के लिए एक राजकीय आयोग का गठन करेगी। ये सारे प्रावधान हो गए। यानी कि इसमें जो मूल तत्व है वो क्या है कि सरकार ने एक्ट की प्रस्तावना में ही, प्रियम्बल में ही कह दिया था कि सरकार जो एक्ट ला रही है वह एक्ट किस उद्देश्य से ला रही है। तो उद्देश्य है यह कि हम शासन के विभिन्न अंगों में भारतीयों की अब भागीदारी बढ़ाने जा रहे हैं, और तब एक्ट के प्रावधान शुरू होते हैं। यानी कि वह एक्ट जो 1919 में आया है वो बेसिकली सरकार की उस उद्देशिका की दिशा में उठाया गया पहला कदम है कि हम धीरे धीरे सरकार के विभिन्न अंगों में भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। उस दिशा में तत्काल ये सब कदम उठाए गए हैं कि विधायी परिषद के जगह पर विधायी सभा कहलाइएगा, उसका आकार बड़ा हो जाएगा, उसमें निर्वाचित भारतीयों का बहुमत हो जाएगा, उसके प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की स्थापना हो जाएगी, आदि आदि। और तब ये कहा गया कि 10 वर्षों के बाद अगले सुधार के लिए सुझाव देने हेतु एक राजकीय आयोग का गठन किया जाएगा। यह है ओवरऑल 1919 का अधिनियम। और तब अगला मुद्दा यह निकल कर आता है कि 1919 के अधिनियम को लेकर राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया क्या है। 1919 के अधिनियम को लेकर राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया क्या है। राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादियों ने क्या कहा इस 1919 के अधिनियम को लेकर। तो क्रांतिकारियों ने तो हमेशा ही विरोध किया है, उनको तो कोई सुधार उधार से मतलब है नहीं, वो तो आजादी चाहते हैं। लेकिन यदि हम कांग्रेस की बात करके देखें तो कांग्रेस में कुछ नेता इसका स्वागत किए, कुछ नेता इसका स्वागत किए, कुछ नेता इसका स्वागत किए, जैसे कि एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि आदि। लेकिन ज्यादातर नेताओं ने इसे अपर्याप्त और विभाजनकारी करार दिया। ज्यादातर नेताओं ने इसको अपर्याप्त कहा। अपर्याप्त क्यों कहा? क्योंकि उम्मीद थी स्वराज की उम्मीद थी। और उम्मीद हो भी क्यों नहीं, सरकार ने खुद वादा किया था। सरकार ने खुद वादा किया था, इसलिए उम्मीद थी, और उम्मीद तो रह नहीं थी। और स्वराज की तुलना में यदि 1919 के एक्ट के प्रावधान को देखो तो यह प्रावधान बहुत मामूली है। स्वराज में
प्रांत की पूरी सरकार भारतीयों को मिल जाती, यहां पर द्वैध मिला। द्वैध में भी दायित्व वाला विभाग मिला, अधिकार वाला विभाग मिला ही नहीं। दूसरी बात, स्वराज के अंतर्गत केंद्र में भी 3 विभाग को छोड़कर बाकी सारे विभाग मिल जाते, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं मिला केंद्रीय स्तर पर। तो ऐसे में सरकार के द्वारा दिए गए इस सुधार के प्रपोजल को लेकर भारतीय राष्ट्रवादियों में से कांग्रेस के अधिकांश नेताओं का नाराज होना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ नेता ऐसे थे जिनको लग रहा था कि सुधार के इन कार्यक्रमों का हमें स्वागत करना चाहिए, और इस वजह से वो कांग्रेस से अलग हो गए और एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया लिबरल फेडरेशन। लिबरल फेडरेशन। ऐसा नहीं है कि इस अधिनियम को स्वीकार करने वाले सारे लोग चले गए थे लिबरल फेडरेशन में, जैसे एनी बेसेंट वगैरह नहीं गई थी, वो तो राजनीति से अलग ही हो गई। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, ऐसे लोग थे जो लिबरल फेडरेशन की ओर चले गए थे। कुल मिलाकर 1919 के एक्ट के बारे में कहानी यहीं पर रुक जाती है। आज की चर्चा यहीं पर रुकेगी। अब इसके आगे का हिस्सा कल करेंगे। नमस्कार।